जिसको टिकट नहीं मिलेगा, अगर वो पार्टी का विरोध करेगा, वो माँ से गद्दारी करेगा। बेहद खुशी की बात है, आपने बोला 3-4 दावेदार हैं और जो फैसला होगा मेरे प्रति, मैं उसको सस्वीकार करूँ। जनता पार्टी जिसको लब बैक करेगी, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। मेरा काम टिकट के लिए काम करना नहीं है, मेरा काम है पार्टी के लिए। समझ रहे हैं कि आज हमारी लड़ाई सिर्फ एनडीए से है। मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। बिहार में अगले कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे साथ एआईएमएम के युवा संगठन प्रभारी है और साथ ही साथ ठाकुरगंज विधानसभा से टिकट की दावेदारी भी खुद को कह रहे हैं। आज हम उनसे कई सवालात के ज़रिए जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह उनकी राजनीति में एंट्री हुई और किन विजन और मिशन के साथ जो है राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए शॉर्ट में। जी, पहले तो शुक्रिया राशिद भाई आपका, आपके टीम का, आपके व्यूवर्स का, मुझे टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुलाम हसनैन, युवा संगठन प्रभारी सीमांचल एमआईएम। हाल में मुझे एक और जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, कटिहार के सदस्य अभियान का प्रभारी बनाया गया है। ये साथ साथ मैं सीमांचल में, पूरे सीमांचल में पार्टी के संगठन के लिए काम करता हूँ। तो मैं आपसे पहला सवाल यही करूँगा कि सामने चुनाव है और चुनाव से पहले हर पार्टियां जो है तैयारी में लग चुकी है और एआईएमआईएम जो है पिछले कई सालों से सीमांचल जैसे क्षेत्र में मेहनत करके बड़ी मजबूती के साथ जो है आगे बढ़ रही है। और उसमें जब आप पार्टी में आए, शामिल हुए, तो उसके बाद जो है यहाँ के युवाओं का मांग है, यहाँ के लोगों का मांग है कि आपको जो है टिकट मिलनी चाहिए और आप जो है विधानसभा चुनाव लड़के यहाँ के लोगों के मुद्दे के बारे में सदन में बात करेंगे। तो सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये जो आपका पॉलिटिकल जर्नी है, पहले आप टीचर थे, फिर आप जॉब छोड़ दिए, फिर पॉलिटिकल जर्नी की, करियर की शुरुआत की, तो ये इंस्पिरेशन और मोटिवेशन कहाँ से मिली? देखिए, यूँ तो मैं पिछले दिनों ही से पॉलिटिक्स से जुड़ा था, जॉब में आ गया था, लेकिन मेरा मन पॉलिटिक्स में ही लगता था। जब मैंने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सदर सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के विज़न को देखा, पढ़ा, सुना, समझा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल ईमान साहब जो मजलूमों की आवाज़ है, उनको समझने की कोशिश की। मैं समझा कि मेरी भी जो भी वक़्फ़ा बचा है, मैं इस पार्टी के लिए, मजलिस के लिए दूँ, ये हमारी इच्छा थी। और मैं आज सक्रिय रूप से 2 साल से लगभग मैं पार्टी में हूँ, पार्टी का काम करता हूँ और पार्टी का विज़न जन-जन तक, ख़ास करके बैरिस्टर साहब की जो सोच है, सीमांचल के कण-कण तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं हम लोग। इंशाअल्लाह इसमें कामयाब होंगे। सर जैसे मैं जानना चाहूँगा कि ठाकुरगंज विधानसभा सीट से एआईएमआईएम की तरफ से 3 दावेदार अब तक है, लेकिन आप भी अपने आप को दावेदार के जो है कड़ी में जोड़ के रखे हैं। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि टिकट आपको मिलेगी और अगर मिलेगी तो किस बुनियाद पर? क्योंकि कुछ दिन पहले फैयाद आलम साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मालिक जो है जनता है, जनता तय करेगी, जनता डिसाइड करेगी कि कौन से नेता को, कौन से उम्मीदवार को टिकट मिलनी चाहिए। तो आप किस बेस पर जो है ये दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, पहले तो हम लोग पार्टी के इस विज़न को जन-जन तक पहुँचाते हैं, पहली प्राथमिकता मेरी ये है। उसके बाद जनता पार्टी जिसको लब बैक करेगी, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। मेरा काम टिकट के लिए काम करना नहीं है, मेरा काम है पार्टी के लिए। पार्टी के ज़रिए जनताओं का काम जैसे जिस स्तर पे हो जाए, जनता का काम पर हम जैसे खरा उतरे, वो काम हम लोग करते हैं, ना कि टिकट के लिए। मेरी प्राथमिकता है हमारा पार्टी का जो भी विचार है, हमारा क़यादत कैसे खरा हो, हमारा संगठन मजबूत कैसे हो, इस पर काम कर रहे हैं। रही बात समय है इलेक्शन का, इलेक्शन आएगा, इलेक्शन में बेहद खुशी की बात है, आपने बोला 3-4 दावेदार हैं, तो हम ये समझते हैं हमारी पार्टी मजबूत है। जो पार्टी मजबूत होती है उसी के यहाँ दावेदार ज़्यादा होता है। उसके बाद दावेदार ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारी पार्टी बहुत मजबूत है यहाँ।
और हम सर, मैं लोग आगे यही जानना चाहूँगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है क्योंकि उसमें दावेदार बहुत ज़्यादा है। लेकिन दावेदार बहुत ज़्यादा रहने का नतीजा ये भी रहता है कि पार्टी टूटने के आसार बहुत होते हैं। देखिए, पार्टी माँ होती है। हमें टिकट, जाहिर सी बात है एक आदमी को टिकट मिलेगा, जिसको टिकट नहीं मिलेगा अगर वो पार्टी का विरोध करेगा वो माँ से गद्दारी करेगा। हम लोग उसमें से नहीं है। हम बार बार कहते हैं हम पार्टी के लिए काम करते हैं, अख्तरुल ईमान साहब के लिए काम करते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए काम करते हैं, और पार्टी जनताओं के विचार पर पार्टी फैसला करती है, और पार्टी जो फैसला करेगी उस पर लब्बैक है और इंशाल्लाह अच्छा फैसला करेगी। सर, जैसे जिससे भी मैं मिला हूँ और आगे मैं जिनसे भी मिलूँगा, एक मेरा बहुत फ़ेवरेट और कॉमन क्वेश्चन रहा है कि जैसे जब आपके बारे में मैंने जाना कि आप जो है एजुकेशन फ़ील्ड से जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो है एजुकेशन को लेकर बहुत बैकवर्ड है, बदहाली बहुत है। तो आप अगर खुद को कैंडिडेट साबित कर रहे हैं और अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उससे पहले मैं थोड़ा प्रीव्यू लेना चाहूँगा कि एजुकेशन को लेकर आपका स्टैंड क्या है? देखिए, मैं इसी पर हम लोग काम करते हैं। बेहद अफ़सोस की बात है, राजनीतिक बस नहीं है, फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ के लोग जनता में भी उनको ये नहीं बोलते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल चाहिए। किसी नेता को आज तक अपनी जनताओं को ये बोलते नहीं सुना है कि मुझे हमको इस प्रखंड में एक नेतरहाट टाइप का या स्टैंडर्ड कोई स्कूल चाहिए, ऐसा जनता भी नहीं बोलती है। जनता सिर्फ बोलती है रोड, घाट, पुलिया। मैं इसी को जगाने के लिए आया हूँ। आपका रोड जो पुल पुलिया है ये बनना तय है। सरकार ने एक एक्ट लाया है कि 250 की आबादी में आपको रोड, पक्की रोड देना है। सरकार ने अपने आप पर कानून लाया है, और आम जनता इसी की बात करता है कि हमको रोड चाहिए। मैंने देखा आज तक, मैं पिछले दिनों कई सालों से सक्रिय हूँ, हमारे यहाँ की जनता, खास करके सुरजापुरी माहौल, जो सुरजापुरी बिरादरी के लोग हैं, यहाँ पर किसी ने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया हमारे नेताओं को जिस पे वो भारी लगे। कभी बात नहीं किया कि हमारे यहाँ अच्छे स्कूल चाहिए। नेता फ्री हो जाता है, नेता के पास जाता है रोड मांगने, रोड बनना है, रोड बनना तय है। आप अगर नहीं भी मांगिएगा आपके गांव का रोड, तो रोड बनेगा। मैं इसी को जगाने के लिए लोगों के पास जाता हूं कि असल मुद्दा क्या है। हमारा हमारा कौम यहाँ जो सीमांचल में इतनी पिछड़ी है, ये कैसे मजबूत होगा, इस पर किसी ने तवज्जो आज तक नहीं दी है। हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया है। हमारे यहाँ कई तरह के अहम मुद्दे हैं, खासकर हमारे सुरजापुरियों को आरक्षण नहीं मिलना बेहद अफसोस की बात है। जबकि एक ज़माने में इस कमिश्नरी को काला पानी का दर्जा दिया गया था। यहाँ के लोग जो बसते थे वो जब पूर्वज हमारे जो नंगोटी वगैरह पहन के रहते थे, उस तरह के रहते थे। उसके बावजूद भी हमारे कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं मिलना, ये दुख की बात है। और किसी ने इस बात पर तवज्जो भी नहीं दी, ना सरकार ने दी, ना हमारी जनताओं ने भी इस बात को जोर शोर से नहीं उठाया। मैं ये आम जनताओं से, खास करके हमारी जनताओं से गुजारिश करूंगा, सिर्फ रोड, पुल, पुलिया पर मांग के किसी नेता को फ्री मत छोड़ दीजिए। ये फ्री में काम करना हुआ। अगर किसी एमएलए के पास रोड मांगते हैं तो रोड बनना है, तय है। 250 की आबादी में पक्की सड़क जाना है, कोई पहले होगा कोई बाद में होगा। लेकिन हमारे यहाँ हमारे सुरजापुरी बिरादरी को हम कैसे मजबूत करें, उसके लिए अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, आईआईटी स्कूल की ज़रूरत है। हर प्रखंड में एक कॉलेज खुल जाए, तब जाके हम हमारे कौम को मजबूत कर सकते हैं, हमारी सुरजापुरी को मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग जगा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा ठाकुर को अनुमंडल बनाया जाए, इस पर हम लोग काम करेंगे, कर रहे हैं। इस पर भी बहुत ज़ोर शोर से हम लोग शुरू से लगे हुए हैं। इंशाल्लाह इसको भी हासिल करेंगे। कई तरह के ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर नेता के साथ साथ जनताओं का भी नज़र नहीं गया है। हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे मुद्दे को उठाकर सरकार के पटल पर रखकर, सरकार से लड़कर
इंशाल्लाह हम इसको कामयाब करेंगे। और हमारी मजलिस का भी एक यही एक ये है कि जिस दिन हम सरकार में अपनी हिस्सेदारी ले लेंगे, इंशाअल्लाह हमारे सीमांचल में जितनी समस्या हैं इसको हम मनवा के रहेंगे सरकार से। सर जैसे कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। तो जब मैंने आपसे एजुकेशन के बारे में जानना चाहा तो आपने जो है यहाँ की जो हकीकत है वो बयां करने की कोशिश की। लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत, समस्या ये भी है कि आज भी जो है यहाँ के लोग न जाने देश विदेश में मजदूरी करने के लिए जाने के लिए मजबूर है। और वो उस कयास में बैठे हुए हैं कि यहाँ पर अगर फैक्ट्रियाँ लग जाए, कंपनी आ जाए, उन्हें जो है लोकल लेवल पर रोज़गार मिल जाए ताकि वो गुज़ारा कर सके। तो देखिए, एक अगर एमएलए बनते हैं, अगर आपको एक बड़े विधानसभा की ज़िम्मेदारी मिलती है, तो रोज़गार को लेकर आप किस तरह के इनिशिएटिव्स लेंगे? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है हमारे यहाँ एजुकेशन आएगा तो जॉब भी आएगा, उससे तरक्की भी होगी। और जहाँ तक बात है पूरे बिहार में जिस तरह से रोज़गार का समस्या है, वो कहीं सबसे ज़्यादा समस्या हमारे सीमांचल में है। और सीमांचल हमारे 58 प्रखंड के कुछ हिस्से में बहुत ही खुशी की बात है कि इंडस्ट्रीज़ लगने लगा है। लेकिन अफ़सोस के साथ ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आज जितने परसेंट में भी हो, ग्रेजुएट हैं, मैट्रिकुलेट हैं, उसके बावजूद भी हमारे जो जो एक इंडस्ट्रीज़ लगे हैं वहाँ हमारे लोगों को एडजस्ट नहीं किया गया है, हमारे सुरजापुरी लोगों को एडजस्ट नहीं किया गया है। ज़ाहिर-सी बात है हमारे नेतृत्व की कमी है, हमने कभी उसकी खबर नहीं ली है। इंशाअल्लाह जिस तरह से हमारे यहाँ इंडस्ट्री आ रहा है, ख़ास करके ठाकुर ब्लॉक के गलगलिया साइड में, एक दिन हम लोग मजबूती से उस पर काम करेंगे और हमारे लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये तब हो सकता है जब एक मजबूत नेतृत्व आपको मिले, तब आपको हर जगह हिस्सेदारी मिल सकती है, नहीं तो ये मुमकिन नहीं है। सरकार के यहाँ रोज़गार की कमी है, पूरे हिंदुस्तान में रोज़गार की कमी है। और परसेंटेज के हिसाब से देखिएगा तो हम समझते हैं सीमांचल से लोग भर-भर के पर हर दिन दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, पंजाब लोग रोज़गार के लिए जाते हैं। इसको कैसे रोका जाए, इस पर भी हमारी पार्टी इसी मुद्दे को लेकर काम कर रही है। जिस दिन सीमांचल के लोग हमें मजबूत स्थिति में दे देगा, इंशाअल्लाह पलायन रुकेगा। सर मैं जानना चाहूँगा कि एक लड़ाई पार्टी के अंदर है, जिसे जीत करके आपको टिकट मिलेगी, और एक लड़ाई वो है जिसे जीत करके आप जो है पटना विधानसभा पहुँचेंगे। तो पार्टी के अंदर की लड़ाई के बारे में तो आपने बता दिए कि आला कमान तय करेंगे, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उन्हें टिकट मिलेगी, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन जब पार्टी के लड़ाई के जीत जाने के बाद जब आप विपक्ष के नेताओं से लड़ेंगे, कैंडिडेट से लड़ेंगे, तो उन लोगों को लेकर आपका ओपिनियन क्या है? जैसे कि गोपाल अग्रवाल हो गया, एक फैज़ान अहमद निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता है यही विधानसभा क्षेत्र से, उनको लेकर, या फिर आरजेडी के जो सौद आलम साहब है उनको लेकर आप किस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है हम ये समझ रहे हैं कि आज हमारी लड़ाई सिर्फ़ एनडीए से है। जो बीजेपी के कैंडिडेट होगा उससे लड़ाई है। ऐसे सीमांचल में हमारे मजलिस की लड़ाई बीजेपी या एनडीए के लोगों से होगी, बीच में और किसी से लड़ाई होने वाला नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है हमारे यहाँ मैं बैकडोर से बोलूँ या फ्रंट लाइन से बोलूँ, किसी तरह भी कैंडिडेट गोपाल कुमार अग्रवाल एनडीए के अभी तो निर्दलीय हैं, उन्हीं को मान के चल रहे हैं। लेकिन अब पूर्व में देखा होगा जिस तरह से उनका वक्तव्य आया है, पूर्व में भी वो 5 साल यहाँ पर प्रतिनिधित्व किए हुए हैं, उनका परफॉर्मेंस हर आदमी को मालूम है। उनका जो शैली है प्रतिनिधित्व करने का, यहाँ के लोग जानते हैं। ऐसे लोगों को शिकस्त देना हम लोग के लिए छोटी बात है। हम लोग ऐसे लोगों को कहीं भी शिकस्त दे सकते हैं, चूँकि उनका कारकर्दगी जो पूर्व में 5 साल प्रतिनिधित्व किए हैं और आज जो बयान दे रहे हैं हमारे कौम के लिए, ये लोगों से छुपा नहीं है। इस पर बहस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सर आपने कहा कि हमारा मकसद है एनडीए को नाकाम करना, हराना, और आरजेडी और महागठबंधन का भी यही मकसद है। लेकिन एक जिम्मेवार नेता होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर वो कौन सी वजह रही कि महागठबंधन में एआईएमएम को जगह नहीं मिल पा रही है? देखिए, हमारी पार्टी ने खुलकर बात कही, पत्र लिखा कि आप हमको गठबंधन में
जगह ले लें। वो रोना रोएंगे, हमें बी टीम कहलाएंगे, कहने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप कहीं भी सुदूर गांव देहात में चले जाइएगा, एक चर्चा का विषय है कि हमारी पार्टी को लोग ये बोलते हैं, हमारी पार्टी को मजलिस को मार्गदर्शन क्यों नहीं शामिल किया। इस बार हम दिखा देंगे, ये आम चर्चा है। हमने ये कोशिश की है कि हम बीजेपी को रोकने के लिए, फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए हम कुछ भी करेंगे, जबकि आपने हमारे सीने पे खंजर भोंका था, उसके बावजूद हमने आगे कदम बढ़ाकर आपको कहा कि हमको आप ले लीजिए। जो सेकुलर वोट है उसको बिरखाव नहीं हो, उसका टूटने से अक्सर हाँ बीजेपी को फायदा होता है, फासिस्ट ताकतों को फायदा होता है। हम लोग उसको रोकने के लिए उनको आग्रह किए, गुजारिश की है, लेकिन उसके कान तक जू नहीं रुकेगा है। मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा दारुसलाम हैदराबाद और दारुल ईमान किशनगंज में तेजस्वी को नाक रगड़ना पड़ेगा। तो आगे मैं जानना चाहूँगा कि पिछले कई महीनों में जो है एआईएमएम जो है यहाँ पर मजबूती दिखा रही है, मजबूत हो रही है। तो जैसे तौसीफ आलम साहब, उनके भाई जो है एआईएमएम में शामिल हुए, और एक तरफ के आप कद्दावर नेता होने के साथ साथ जब अपनी बात बेबाक तरीके से लोगों के सामने रख रहे हैं, और इस परिवार में जैसे आपने कहा कि पार्टी माँ है और नेता जो है औलाद हो सकती है, तो एक औलाद का पार्टी में आ जाना, माँ के पास आ जाना, एक क्या यहाँ के लिए पॉजिटिविटी का आसार है या फिर इसका इम्पैक्ट कुछ और पड़ सकता है? पार्टी में जितने लोग आएंगे इससे तो मजबूती ही मिलेगी। पार्टी तो एक बाग है, बाग में हर तरह लोग आएंगे। जब तक हर तरह के लोग वहाँ सिमटेंगे नहीं, पार्टी मजबूत और बड़ा होगा नहीं। किसी के आने से कोई नुकसान की बात नहीं है, फायदे की बात है, लेकिन पार्टी जो फैसला करेगा उस पर अडिग रहना होगा उस नेता को, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। पार्टी के फैसले को मानना चाहिए और मैं इंशाल्लाह मानूंगा। जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लगभग सीमांचल के सभी विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम जो है चुनाव लड़ेगी, लेकिन ऐसा लगने लगा है कि जो पार्टी के अंदर मैनेजमेंट है, कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, इसमें कहीं न कहीं जो है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से शायद जो है कार्यकर्ता जो है, वर्कर जो है कन्फ्यूज़ है। क्योंकि कोई चाहते हैं कि मुफ्ती जावेद साहब को टिकट मिले, कोई चाहते हैं कि फैयाद आलम साहब को मिले, कोई चाहते हैं कि आपको मिले। तो एक पार्टी का जो है क्लियर स्टैंड क्या होना चाहिए जिससे सभी कार्यकर्ता को एक जगह बांध के रखा जा सके? देखिए हर पार्टी में कई कैंडिडेट होते हैं, सबके अपने अपने फॉलोअर्स हैं, लेकिन कोई पार्टी अभी, आप देखे होंगे हमारी पार्टी, क्या कोई पार्टी अभी अनाउंस नहीं किया किसी टिकट का। जब बल्कि हमारी ही पार्टी दो पूरे बिहार में सबसे पहले अगर अनाउंस की है 2 टिकट का, तो हमारी पार्टी ने किया है। ये सब के यहाँ है, सब पार्टी में अभी किसी पार्टी में अनाउंस नहीं हुआ है किसी कैंडिडेट का। और मैं खास करके सभी फॉलोअर्स को, चाहे मेरे फॉलोअर्स हों या किसी के भी हों, आप पार्टी के निर्णय पर ध्यान दीजिए और जो फैसला होगा बहुत अच्छा होगा। हम पार्टी के लिए करेंगे काम। पार्टी में जिसको दे देगा, पार्टी ने जिसको चाहा कि ये हमारा पार्टी का कैंडिडेट है, हम लोग उस पर अडिग रहना चाहिए और जिसके भी फॉलोअर्स हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। आज हम भी कर रहे हैं काम तो पार्टी के लिए कर रहे हैं, कोई और प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं वो भी पार्टी के लिए कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है ना। यहाँ ये खराब बात का है। हम भी कहीं घर घर जाके पार्टी की बात करते हैं और कोई करता है, हम लोग तो कभी अपनी बात नहीं करते हैं। हमने जहाँ भी गया है पार्टी को कैसे सींचा जाए, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर बात कर रहे हैं हम लोग। पार्टी बहुत ऊँची चीज़ होती है। पार्टी में जो बड़े लोग होते हैं उनका फैसला कोई ऐसे नहीं आता है, सोच समझ कर आएगा, और जो भी आएगा इंशाल्लाह हक में आएगा। और हम ईमान वाले हैं, सबसे पहली बात कि हम ईमान वाले हैं, और जो फैसला होगा मेरे प्रति मैं उसको स्वीकार करूँगा। जैसे कि पार्टी जो है लोगों से बनती है, और यहाँ पे जो भी एक माहौल बना हुआ है, अगर मानिए कि सकारात्मक सोच के साथ आप चल रहे हैं कि आपको टिकट मिलेगी और आप चुनाव लड़ेंगे, जीत भी जाएंगे, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले, जीतने से पहले इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि उनका दिल, उनकी सोच, उनका दिमाग आप पर, आपकी पार्टी पर टिकी रहे? देखिए मैं आम जनताओं से गुजारिश करूँगा कि हमने
कई खास करके ठाकुर विधानसभा, ठाकुर दिगलबंग के आम जनताओं से गुजारिश करूँगा कि आपने कई लोगों को देखा, कई लोग विधायक बने बनाए, अब फिर बनाना है। ये पूरे हिंदुस्तान का माहौल जैसा है, खास करके हमारे कौम को सोच समझकर नेतृत्व देना है किसी को। आज जिस तरह से कहीं भी कोई बात होती है, सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमारी बात को रखते हैं। सिर्फ एक पार्लियामेंट में मेंबर हैं और हम सब पर भारी हैं। काश अख्तर ईमान साहब और इम्तियाज़ जलील साहब पार्लियामेंट होते तो पार्लियामेंट का क्या दृश्य होता। थोड़ा अस्थिर होकर सोचना है, थोड़ा धीरज होकर सोचना है आम जनताओं को कि आप बताइए, आप खुद सोचिए कि 3 आदमी होते तो क्या पार्लियामेंट का दृश्य होता है। उसी तरह एक जगह हमने चूक कर दिया है। अब मामला आया है विधानसभा का। विधानसभा में आपने देखा होगा 2 दिन पहले सिर्फ एक आदमी अख्तर ईमान साहब अपनी बातों को किस तरह से रखा और पार्टी के कई कई विधायक, दर्जनों विधायक पर भारी पड़े। अगर उनके साथ 10 विधायक रहे, 20 विधायक रहे तो क्या हमारी ताकत बन सकती है। हम अपनी बात, अपने कौम, अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए हमको मजलिस की तरफ रुख करना है, नहीं तो हमारी बात कौन रखेगा। महागठबंधन जो अपने आप को सेकुलर बोलती है कि हम लोग सेकुलर हैं, सेकुलर वोट लेते हैं, आपके किस मुद्दे को पहले उठाया है। वो कहेगा हम दोनों आदमी का काम कर रहे हैं। इसलिए हम अपनी बात को रखवाने के लिए, मनवाने के लिए मजलिस को मजबूत करने की ज़रूरत है। मजलिस बेबाक होकर विधानसभा में अपनी बात रखेगी और सीमांचल का भला तभी होगा जब यहाँ से हम अपने विधायकों को भेजकर आवाज़ बुलंद करवाएंगे, तब जाके हमारे सीमांचल की बदहाली दूर हो सकती है। वरना कई दशकों से आपने देखा होगा, पिछले दफ़ा आके तेजस्वी जी ने सीमांचल आयोग का गठन करने की बात कही, सरकार में भी आया, लेकिन आपने क्या किया। 15 महीना 16 महीना आपने सरकार में रही, आपने हमारी बात तो सुनी नहीं, हमारे बारे में सोचा नहीं। फिर इसी तरह कोई दावा करके आएंगे, फिर चले जाएंगे वोट लेके। लेकिन हम जीतेंगे, हमारा मजलिस जीतेगा, सिर्फ और सिर्फ सीमांचल की बात करेगी, सीमांचल के लिए मरेगा, सीमांचल के लिए जिएगा, कौम के लिए जिएगा, क़यादत के लिए जिएगा। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि कहीं ना कहीं जो हम तो लड़ते हैं फासिस्ट ताकतों को हराने के लिए, लोग घुमा के बोलते हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे, हम तो डायरेक्ट बोलते हैं बीजेपी को हराएंगे। हमारा भी मंशा वही है, लेकिन हम डायरेक्ट हैं, लोग इनडायरेक्ट है। इस बात को समझने की बात ज़रूरत है और क़यादत, अपनी क़यादत को खड़ा करने की ज़रूरत है, तब जाके हमारी भला हो सकती है। मैं पुनः गुजारिश करता हूँ सीमांचल वासियों से कि जो मजलिस आपकी है, आपकी ताकत है, आपकी आवाज़ है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज़ को बुलंद करें, मजबूत करें। इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात बंद करता हूँ।